नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में ही चर्चा करूंगा। अधिवेशन 3 दिन का जो विशेष अधिवेशन था समाप्त हो चुका है। विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। अब जो है महाविकास आघाड़ी की बारी है। महाविकास आघाड़ी ने नाना नाना कहते हुए भी उन्होंने शपथ आखिर विधायक का ले लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि महाविकास आघाड़ी जो विरोधी पक्ष के लायक भी नहीं रही है, इनका जो है आगे का जो राजनीतिक माहौल किस तरह का होगा, ये चर्चा का विषय है। क्योंकि शिवसेना के पास 20 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं और एनसीपी के पास भी 10 सीटें हैं। किसी के पास जो है विपक्ष में बैठने के लिए जो 28 सीटें चाहिए। 288 सीट है टोटल, तो उसका 10% यानी कि 29 सीटें जो है होनी चाहिए, वो किसी के पास नहीं है। लेकिन उनका जो रवैया है विपक्ष का वही है जो हम चुनाव के पहले देख रहे थे। संजय राउत का वही बयान, संजय राउत का वही ईवीएम पर निशाना लगातार जारी है। ईवीएम को लेकर जो है विपक्ष इस समय एक ही मुद्दा उनके पास है कि ईवीएम से जो है ये सरकार चुन के आई है जो अवैध तरीके से है। तो अब बताइए, चुनाव आयोग के पास ईवीएम का पूरा लेखा जोखा होता है, तो ऐसे में चुनाव आयोग के ऊपर ही सीधा चुनौती दे रहे हैं। ये आज हमारा चर्चा का विषय है कि महाविकास आघाड़ी एक तो पहले नंबर 1 मत में नहीं है, समाजवादी पार्टी उनसे अलग हो गई है, शिवसेना और कांग्रेस का बन नहीं रही है। ऐसे में इस तरह का जो राजनीति हो रही है, आखिर में महाराष्ट्र के लिए कितना सही है? क्या विपक्ष को आगे चुनाव में नहीं आना है? हमारे साथ में है सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं नवभारत के। हम इनसे ही जानेंगे कि 3 दिन का जो अधिवेशन रहा वो किस तरह का रहा, और आगे जो नागपुर का शीतकालीन अधिवेशन है उसमें क्या होने की उम्मीद है। क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर भी काफी चर्चा है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे जो इसमें महाराष्ट्र राजनीति किस तरफ जा रही है? जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि शपथ ग्रहण विधायकों का जो होता है चुनकर आने के बाद, तो पहले ना अनुकूल चल रही थी। तो इन 3 दिनों में तो विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। नार्वेकर जी फिर से महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता हैं आदित्य ठाकरे जी, उन्होंने कहा कि हमारे विधायक शपथ अब ग्रहण नहीं करेंगे। ईवीएम को लेकर भी बहुत चर्चा शुरू हुई, उसका ठिकरा ईवीएम पे ही अपनी हार का फोड़ा जा रहा है। मतलब अपनी कमजोरी जो थी उन्होंने ईवीएम पर डाल दी है। तो हालांकि शपथ ग्रहण उन्होंने कर लिया है, हो गया, सभी ने शपथ ले ली। और वो जानते भी थे कि 16 तारीख से जो है सत्र चल रहा है, ये शीतकालीन सत्र जो है 16 तारीख से नागपुर में होने जा रहा है। अगर शपथ न लेते तो नागपुर सत्र में प्रवेश कैसे मिलता, ये भी एक सवाल था। और जिसके प्रति आप चुनकर आए हैं, जिन मतदाताओं ने आपको चुना है, भले कम संख्या में है, विपक्ष का नेता पद नहीं मिलना है क्योंकि 10% नहीं है। कुल मिला के इनके 46-47 विधायक तीनों पार्टियों के मिला के चुने गए हैं। लेकिन अलग अलग विपक्ष का नेता अलग अलग पार्टियों से होता है। मतलब एक पार्टी का कम से कम 29 विधायक चाहिए, तो उसका वो परिषद में, मतलब विधानसभाओं में विपक्ष का नेता होता है। तो रही बात जो आपने कहा ना ईवीएम पर भी आपको मैं बता दूं, कल चुनाव आयोग ने भी इनको वीवीपैट और वो जो अपना ये मशीन है उसका दोनों में मिले वोट का मिलान भी किया नांदेड़ में, और सेम उसी तरह का आया, इनको दिखा भी दिया। मतलब चुनाव आयोग हमेशा आईना दिखा रहा है कि वही। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि ईवीएम पे ठिकरा क्यों फोड़ा जा रहा है। मतलब इतनी जो शर्मनाक हार हुई है विकास सोचा भी नहीं होगा, जो सोचा नहीं था, तो ईवीएम पे इसलिए ठिकरा ताकि वो कार्यकर्ताओं को क्या बताएंगे। सबसे बड़ी चीज, हम हारे तो हैं, उनको पता है कि हम हार गए हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह हारे हैं। शरद पवार जी 50 साल की राजनीति हो गई और राज्य के मतलब इसके जानता राजा माने जाते हैं। उन्होंने कभी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए। पहली बार शरद पवार जी ने भी ईवीएम पे सवाल उठा दिया। तो एक तरीके से एक बात ना, वो अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है गिराना नहीं चाहते। इसके पीछे का तर्क ये है, अगर वो कह दें कि भाई ठीक है हम तो बहुत बुरी तरह हार गए, तो
मतलब जो उनका कार्यकर्ता का जो मनोबल है, उनके नेता का मनोबल है, वो गिर जाएगा, इधर से उधर भागना शुरू कर देंगे। तो कार्यकर्ताओं को ये वो समझाना चाहती है कांग्रेस या यूबीटी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नहीं, हमारे साथ तो बेईमानी हुई है, आप लोगों ने सबने वोट दिया, हमारे मतदाताओं ने वोट दिया, हालांकि 35% मतदाताओं ने वोट दिया है, इसमें भी कोई शंका नहीं। शरद पवार जी गणित भी बता रहे हैं कि देखिए कि हम 2 लाख वोट उनसे कम पाए, लेकिन हमारे 10 सीट आई और अजित पवार के 41 सीट आ गई। तो देखिए वोटों की संख्या जितनी मिले और उससे वो नहीं है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 1.5 करोड़ वोट पाई थी जी, 1.5 करोड़ वोट बीजेपी को मिले थे और कांग्रेस को 90 लाख वोट मिले थे। कांग्रेस को 13 सांसद चुने गए और बीजेपी के 9 सांसद। तो ये वोटों का गणित तो अलग अलग जगहों पे अलग होता। वोट तो मिले हैं सबको, वोट तो आप बताएं मनसे के राज ठाकरे को भी मिले हैं, लेकिन सीटें एक भी नहीं मिली। वोट वंचित आघाड़ी को भी मिलती है, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को भी 20-20, 25-25 लाख वोट मिलते हैं। तो 288 सीटों पे उम्मीदवारों में वोटों का तो बंटवारा होगा ही, लोग वोट हैं। तो ये अलग बात है कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखना चाहते हैं, मनोबल गिराना नहीं चाहते। उसके पीछे उनका यही तर्क है कि भाई हमारे साथ बेईमानी हो गई। जब आदमी का वो हारने लगता है तो सोचता है कि सामने वाला हमसे बेईमानी करके जीत गया, तो उसको संतोष के लिए, आत्मसंतोष के लिए क्या चाहिए। तो एक ईवीएम का ये मुद्दा सबसे बड़ा है कि ईवीएम का मुद्दा आगे कर दो, इसके नाते हमारे। तो और जो आपने फिर मंत्रिमंडल की बात की सर, मंत्रिमंडल का गठन तो मुझे लगता है 16 तारीख के पहले हो जाना चाहिए क्योंकि एकमात्र सीएम और 2 डीसीएम ने वो लिया है। थोड़ा बहुत अंदर खाने में चल रहा है कि एकनाथ शिंदे जी चाहते हैं मुख्यमंत्री जी की उनको गृह मंत्रालय मिले, उस पर भी चर्चा चल रही है। और ये है कि हो सकता है, नहीं तो नगर विकास मंत्रालय और राजस्व, उसके बदले में बीजेपी उनको नगर विकास मंत्रालय, राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी जैसे वो जो स्वतंत्र प्रभार होता है, मतलब एक तरीके का जो ये एमएसआरडीसी जिसको कहते हैं, ये उनको देने के लिए तैयार है। हाँ, अर्बन डेवलपमेंट तो नगर विकास वही अर्बन डेवलपमेंट का है, तो वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर बात थोड़ी सी, वित्त मंत्रालय निस्संदेह अजित पवार के पास ही जाएगा और गृह मंत्रालय उनके पास महिला विकास मंत्रालय जैसे हुआ, और जैसे ये और दो ये खाद्य मंत्रालय जो बोलते हैं ना, जैसे जो मंत्रालय इनके पास था अपने भुजबल जी के पास था, या उनके पीडब्ल्यूडी भुजबल जी के पास नहीं था, उनके पास नागरिक आपूर्ति मंत्रालय था। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय इनके बीजेपी के पास ही था, रविंद्र चौहान जी थे। और ये स्वतंत्र वाला जो बोलते हैं ना प्राइवेट निजी, एमएसआरडीसी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो होता है, तो वो अलग विभाग बनाया गया है। तो इस तरह के विभागों का बंटवारा उनके अंदर हो गया है। बाकी पेंच थोड़ा सा ऐसे सुनाई दे रहा है कि पेंच गृह मंत्रालय को लेकर ही फंसा हुआ है। बाकी उनके अंदर उस तरह का कोई विवाद, मंत्रालयों के बंटवारे पर बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। ये बात भी तय है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा मंत्रालय मिलने हैं, 21 मंत्रालय बीजेपी के पास जाएंगे, 12 विभाग हो सकता है माननीय एकनाथ शिंदे जी के पास जाएंगे, और 10 विभाग जो हैं वो माननीय अजित पवार जी के साथ। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो अब नहीं लग रहा है, और ना ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आपने विपक्ष बिखरा हुआ है, अब विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है। उनको पता है कि जो जहां इतना बहुमत, मतलब 2/3 से भी अधिक बहुमत मिल चुका है, 235 सीटें इनके पास हैं, उसके से 50 सीटों पे विपक्ष है, उसमें भी कांग्रेस और यूबीटी में जो है समन्वय का बिल्कुल अभाव है। वो बोलते हैं ना, नाना पटोले कहीं जाएंगे, सारे पोल समाजवादी पार्टी में खोल। हाँ, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने भी अपने आप किनारा कर लिया है इनसे, एमआईएम का इनसे कोई, और निर्दलियों का भी कमोबेश, निर्दलियों का झुकाव देखिए सरकार की तरफ होता है, क्योंकि उनके अपने क्षेत्र का उन्हें काम करवाना होता है, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र जो है वो बनाए रखना होता है। तो निर्दलीय अगर सरकार के साथ नहीं जाएंगे तो उनको फंड आदि मिलने में थोड़ी सी परेशानी, दिक्कतें होती हैं। तो इस तरह से लग रहा है कि महाराष्ट्र में विपक्ष नाम की तो कोई चीज नहीं है। हालांकि इसको माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी स्वीकारा कि भाई ये थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है कि विपक्ष नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है,
लोगों ने चुना। हाँ, लोगों ने चुना है। विपक्ष हम भी चाहते थे विपक्ष रहे मजबूत, लेकिन जब विपक्ष की संख्या ही नहीं है, उस विपक्ष के नेता पद की संख्या ही नहीं है, 29 जो कम से कम संख्या होनी चाहिए, वो अपना तीनों पार्टियों में से किसी के पास नहीं है। तो ये उनके जो एक तरीके का परेशानी का कारण सबसे बड़ा यही है कि न तो उनके पास विपक्ष का नेता है, न उनकी एकता है रही है। तो ये 4 सालों में मुझे लगता है कि महापालिका इलेक्शन, नगर पालिका इलेक्शन जो होने वाले हैं, वहां तक तो हो सकता है थोड़े से रहें साथ, लेकिन उसके बाद तो इनको बिखरना ही है। वहां स्थिति थोड़ी अगर आई, उन स्थिति में मजबूत ये थोड़ी दिखी, तब तो रहेंगे, नहीं तो अगले 4 साढ़े 4 सालों तक लोकसभा के चुनाव बीएमसी की हम जहां बात करें तो शिवसेना तो नहीं चाहेगी कि साथ में आए, क्योंकि मुंबई में शिवसेना काफी स्ट्रांग है और नहीं चाहते कि हमारे सीटों को बंटवारा। लेकिन स्ट्रांग है सर, आपने जैसे कहा सही बात है, लेकिन उसके ज्यादातर आप बताइए 80 में से 60 से ज्यादा नगर सेवक वो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। तो नगर सेवकों का तो जो शामिल है उनका प्रभाव 1000, 2000, 3000 वोटों का रहता है। उसके बाद पार्टी का प्रभाव, पार्टी का निशान, तो ये सारी चीजें, मतलब सबसे मुश्किल दौर में अगर देखा जाए तो सबसे मुश्किल दौर में उद्धव ठाकरे जी गुजर रहे हैं। उनके लिए चाहे इधर आए तो इधर आए, उनके लिए कुआं खाई दोनों की बनी स्थिति है। और वो जो अब कांग्रेस के साथ उनका, मुझे लगता है कि महापालिका चुनाव में भी वो कांग्रेस के साथ उनको जाना होगा। अगर कांग्रेस के साथ नहीं गए तब तो निश्चित रूप से बंटवारा, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो दूसरे तीसरे नंबर की इस समय पार्टी, बीजेपी और शिवसेना के बाद, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी के बाद अगर दोनों वो मिलते हैं तब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक साथ चुनाव लड़ते हैं, अगर अलग भी चुनाव लड़ते हैं फिर भी तीसरे नंबर पे कांग्रेस की संभावना रहेगी और चौथे नंबर पे उद्धव ठाकरे की जाने की संभावना नजर आ रही है इस समय मुंबई में। हालांकि मुंबई मराठी बहुल मराठी अस्मिता के नाम पर मुंबई महापालिका का चुनाव लड़ा जाता है, तो लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही पहले वाली कि मराठी अस्मिता के नाम पे चुनाव लड़ लें और अब बंटवारा तीनों में होता है। अब समझ लीजिए, माननीय एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, राज ठाकरे की मनसे और उद्धव ठाकरे की उभाटा, ये तीनों पार्टियों में निश्चित रूप से बंटवारा होगा मराठी वोटों का। और अन्य प्रकार के भी अन्य वोटर भी हैं इनके साथ, लेकिन वोटरों का बंटवारा निश्चित होना है। तो बीएमसी चुनाव भी इनके लिए खतरे की घंटी ही है, चुनौती है, बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हमारा चर्चा था कि महाराष्ट्र राजनीति इस समय किस तरह चल रही है, क्योंकि 3 दिन का जो विशेष अधिवेशन था उसमें विधायकों की शपथ विधि हुई। अब शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में है, उस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार ये सबसे बड़ी मुद्दा इस समय है। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द जल्द होने वाला है, ऐसे संकेत मिले हैं, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर जिस तरह से पेज अटका हुआ है वो भी शायद लंबा खींचे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। खैर जो भी है, लेकिन सत्ता तो सत्ता है। सरकार इस समय तो बीजेपी के हाथ में है, जैसे चाहेगी वैसे लोगों को ना चाहेगी, ये बात तय है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।